साथियों, बात समझने की है, इस देश के अंदर जब तक हम महिलाओं को अपनी जागृत नहीं करेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं। क्यों? हमने अभी कार्यक्रम किया, संस्कार की सभी को मालूम होगा, मैंने खुद ऑर्गेनाइज करवाया, ओबीसी महासभा की ओर से पूरी ओबीसी महासभा ने एक कार्यक्रम किया सागर में। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया हम लोगों ने, 1 लाख से भी ज्यादा। इसके बाद आप देखिए हर जगह कम से कम 30,000 40,000 लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस मध्य प्रदेश की मनुवादी आरएसएस बीजेपी कांग्रेस की सरकार को आप लोगों को लगता होगा ऐसा कि ये बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आप अलग है। मैं कह रहा हूं आपको लगता है कि आप पार्टी अगर आपकी है तो बताइए जनगणना के मुद्दे पे क्यों आंदोलन नहीं कर रही? कोलियन सिस्टम खत्म करने के लिए क्यों आंदोलन नहीं कर रही? अगर आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी अलग है तो मुझे आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये दोनों कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके यहाँ गए, उनके दफ्तर में गए, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, इसके बाद भी दोनों ने मिलकर भी, तीनों ने मिलकर ये बात नहीं कर पाए कि पिछड़ा वर्ग का 70% आरक्षण जो है, जिसपे लगातार बार बार स्टे लग रहा है मनुवादी जजों के द्वारा, ब्राह्मणवादी जजों के द्वारा, उन्होंने उस पर भी बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के दोनों एक है, सिर्फ पावर ट्रांसफर करती है। इनकी खदानें चलती रहती है, इनके रोड के ठेके चलते रहते हैं, ये जल जंगल जमीन को नष्ट करते रहते हैं। और वही आदिवासी समाज को, जिसकी जल जंगल जमीन है, लाइट तब उसको नसीब नहीं होती है। लाइट नसीब नहीं होती जब तक, ये रियलिटी है, संविधान में लिखा है प्रथम नागरिक इस देश का अगर कोई है तो आदिवासी है। लेकिन उसी आदिवासी समाज के क्षेत्रों में खनन करके हीरा जवाहरात कोयला निकाल के ये लोग क्या कर रहे हैं? कोयला निकालते हैं, लाइट बनाते हैं, आदिवासियों को, एससी वालों को, हमारे ओबीसी वालों के क्षेत्रों में बिजली नहीं जाती। जबकि वो कहाँ का मटेरियल था? आदिवासी समाज के एरिया का। लकड़ी, बड़े बड़े गेट बनाएंगे, बड़े बड़े सोफा, बड़ी बड़ी ऐसे बना देते हैं वो लोग, लेकिन वो लकड़ी कहाँ की? आदिवासियों की। लेकिन वो किसके घरों में है? सवर्णों के घरों में है। एक नहीं 50-50 सोफा पड़े हैं। कभी कभी तो लगता है साल भर बैठे नहीं होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ब्राह्मण बनियों में कि एक मकान बंगला बना लिया और शायद 2 साल भी कोई नहीं गया उसमें, और 4 चपरासी लगे हैं। ये सिस्टम जो है अंग्रेजों से खतरनाक है साथियों। मैं अंग्रेजों का हितैषी नहीं हूँ। अंग्रेजों ने तो दासी प्रथा बंद करी है, अंग्रेजों ने डोली प्रथा बंद करी है, अंग्रेजों ने तो इस देश के अंदर जो बहुजन समाज था उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू की थी। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि हम इस देश में अब जब आजाद हो रहे हैं तो हम आप जा रहे हो, लेकिन एक बात मुझे करना है आपसे। तो बाबा साहब क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, दुनिया मानती है उनको, उनका चौतरफा दिमाग चलता था कि अगर इस देश में जो सवर्णों ने आजादी का बिगुल बजाया है, मैं ये नहीं कहता इस देश के अंदर कोई भी हो, चाहे विदेशी जो आज वाले हो, चाहे पहले आए थे, ये सारे के सारे इस देश के अंदर शोषण करने आए। उसी प्रकार से अंग्रेज भी आए थे, उनके एहतियाती बंद नहीं है। वो आप समझिए, कोई आपको 100 जूते मार रहा और कोई आपको 10 जूते मार रहा, तो कम से कम 10 जूते वाले चल जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन आप लोग विचार कर लीजिए कि ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर क्या करते हैं, जब देश आजाद होने लगता है और ये सब अंग्रेज जाने लगते हैं, तब अम्बेडकर जी वहां जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जो होता है वहां पे जाते हैं और वहां बात रखते हैं कि सर आप लोग जा तो रहे हो, लेकिन एक काम कर दीजिए, 85% जो समाज है, बहुजन समाज, जो मूल्यवादी समाज है, अगर आप आजाद कर गए और इनके यहाँ की हिस्सेदारी डिसाइड करके नहीं गए तो ये फिर हमको उसी मनुवादी सिस्टम का गुलाम बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल किया और वहां से तो जो साइमन कमीशन है उनको भेजा गया। इस देश के अंदर साइमन कमीशन ने पूरे देश में सर्वे किया, लेकिन यही योगी, कुर्मी, काशी प्रसाद, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, साहू एक बाल गंगाधर तिलक की बातों में आ गए। ऐसा नहीं है कि उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपका सर्वे नहीं करवाया था। साइमन कमीशन ओबीसी समाज का सर्वे करने आया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के कहने पे ये महाराष्ट्र में बड़ी सभा करता है बाल गंगाधर तिलक, और बाद में क्या करता है कि देखो भैया लोधी जी, और लोधी जी क्या चट्टी बने खड़े, इसके बाद भी क्या कह रहे हैं
उनको कह दिया कि भैया देखो तुम्हें वो वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं, उनको क्या बोलते उस समय चमार बसोर बना देंगे, मतलब लोधी को चमार बना देंगे, यादव को बसोर बना देंगे। ये साइमन इसलिए आया है। और हमारे लोग तो अब जानते ही पढ़े लिखे थे नहीं, अब गुरुकुल में तो कभी पढ़ने मिला नहीं है, भले ही हिंदू हिंदू करते रहते हैं। बताइए कोई है जो एक व्यक्ति बता दे बहुजन समाज का कि मैं गुरुकुल में अभी पढ़ता हूं और पहले हमारे दादा परदा पढ़े हो? है कोई नहीं है एक भी। इसका मतलब यह है इस देश के अंदर जो सवर्णों ने और ब्राह्मणों ने जो आपके खिलाफ काम किया है, आप उन्हें समझने का काम नहीं किया, नहीं तो आपको भी गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार होता नहीं है ना। दूसरी बात बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर जो बाबा साहब करके गए ओबीसी समाज के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब ये सर्वे हो रहा था कि भैया ये पिछड़ा समाज है, तो ये जब धीरे धीरे हुआ तो बाद में ये सब लोग भी यादव सब लोग खड़े हो गए। अब चट्टी बनियान को फटे हैं पैंट, इसके बाद भी कह रहे हम क्षत्रिय हैं। यही हुआ ना कि हम क्षत्रिय हैं, आज के खाने हैं नहीं, इसके बाद भी हम क्षत्रिय हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर्वे जब हुआ तो राजस्थान का मीणा काय में आता है, एसटी में आता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब में आता है, और मध्य प्रदेश का मीणा ओबीसी में आता है। इसलिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि दो समाज अलग अलग कैसे हो सकते। वो तब हुई जब तुमने खुद बगावत अपने खिलाफ करना शुरू कर दी। साइमन कमीशन लगातार कहीं कहीं गुर्जर भी एससी में आते हैं, कहीं कहीं लोधी भी एससी में आते हैं, लेकिन इस बात को अगर आप कुछ मनुवादी लोगों के हमारे लोगों के बीच बैठोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय जो मध्य प्रदेश में जागृति आ रही है, मैं खुद प्रत्यक्ष आपके सामने हूं, ऐसी जागृति आ रही है इस मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प सरकार बनाने लायक समझौता हो शुरू हो रहा है। यहां बोल के जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, लिख के रख लेना आप। क्योंकि जिस तरीके से जागृति चल रही इस मध्य प्रदेश के अंदर, ये लगातार अगर हमने 4 महीने भी चला ली, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 4 महीने पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के खिलाफ अगर 4 महीने लगातार ये लड़ाई चला ली तो हम सत्ता कौन से इनको बेदखल कर देंगे। बीजेपी कांग्रेस में भी जो बैठे हैं, जो ओबीसी एसटी के लोग, वो भी बगावत करने लगे। आपको पता होगा पांजीलाल मीणा जी आज तक नहीं बोल पाए। क्यों बोले? क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी समाज भी अब जाग चुका है। उन्हें मालूम है कि ओबीसी महासभा लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है, आंदोलन करता है। उनको पता है भीम आर्मी लगातार इस देश के लिए महापुरुष की आवाज को बुलंद कर रहा है, सर्व अत्याचार के खिलाफ है। इसलिए वो भी अब बगावत करने लगे। वो भी ये जब पिटते हैं तो बोलने लगे, पहले ये बोलते नहीं थे साथियों। ये मैं रियल बता रहा हूं। और बीजेपी कांग्रेस में भी जो हमारे लोग बैठे, अब भाई क्योंकि राजनीति को उनको करना है, उनको नेता बनने का शौक है तो बनेंगे वो, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे संगठन नहीं थे। काशीराम जी के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं बना है। ये रियलिटी है जिसके कारण हम फिर मनुवाद में चले। इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस, तमाम प्रकार की जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, सब एक मंच पे आके और एक काम करते हुए इस सिस्टम को हम लात मारने का काम करेंगे। आप लोग देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि बीच में भूल गया था, आरएसएस में जितने भी लोग काम करते हैं वो पंक्चुअल होते हैं, अनुशासित होते हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं हमारे लोगों में ये चीज नहीं है। हमारे लोगों में एक अगर ईवी स्वामी पेरियार साहब हो जाते हैं तो वो इतना बड़ा नाम कमाते हैं और आपको बहुत कुछ देके जाते हैं। उनके लोग तो छोटे छोटे बच्चे उनके छोड़ देते हैं, जाओ आप अपना धर्म का प्रचार करो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कलयुग है। कलयुग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज जैसे महापुरुष पैदा हो गए। इसलिए इस देश में कलयुग कहने लगे लोग। ये कलयुग भी मुझे लगता है आजादी के बाद ही हुआ, पहले नहीं था। पहले वो पता नहीं द्वापर कौन पता नहीं क्या चलता रहा उनका। तो कहने का मतलब ये है, वो सही बता रहे थे कि महिलाओं की पूछे ही नहीं होती थी, पुरुषों की होती थी। मैं भी गजब का सोच के रह गया, ये बात सच्चाई है। देखिए क्या है ना, तर्कवान बनना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक सोच रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पाखंड
जो चला रहे हैं वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का काम करते हैं, उनका बाप एक फूंक मार के बना नहीं सकता गाड़ी साथी। इनकी औकात समझ रहे हैं? अगर डीजल खत्म हो जाए तो उनका बाप एक कदम आगे गाड़ी नहीं चला सकता। जितने भी देश के अंदर जो पाखंड चला रहा है उनको पूरे को चैलेंज कर रहा हूं साथियों। इनकी औकात करी है और तुम्हें कहते हैं कि फूंक मारने तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। लेकिन समझना होगा साथियों, जानना भी होगा और डरना तो बिल्कुल भी मत। डरोगे लड़ाई नहीं जीत सकते। अरे उस समय जब कोई खड़ा होने का नहीं, पेरियार साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने लड़ी, ज्योतिबा फुले ने, और मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रमाता सावित्री फुले, पता नहीं कौन कौन सी जयंती आप मनाते रहे तो। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर भारतवर्ष में कोई भी महिला हो, अगर कहीं से भी अगर शिक्षा मिलने का प्रावधान हुआ है और उस शिक्षा की लड़ाई अगर लड़ी है तो वो माता सावित्री फुले हैं, जिनको तैयार ज्योतिबा फुले साहब ने किया था। इसलिए आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आपको माता पिता, आप जो भी पिता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, क्या है, इसका मतलब नहीं है। आपको अगर लगता है कि हमारे परिवार में बेटियां हैं तो उनको मिशन दीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए बड़ी हो जाए और शादी कर दें। यही समस्या रही है हमारे समाज में, बहुजन समाज में, कि बड़ी हो जाए और शादी। एक और समस्या रही है, ये लोग जो हैं सामंतवादी जो लोग हैं, ये जानबूझ के अपने लड़कों से हमारी लड़कियों में कमेंट कराते हैं, हमारी लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं ताकि आप कम उम्र में इनकी शादी कर दो, ये बर्बाद हो जाए महिलाएं बेटी। इसलिए आपको बगावत करना पड़ेगी, आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। मैं भी तो एक लड़का ही हूं ना, मेरी उम्र 33-35 साल है, कोई ज्यादा उम्र का नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मुझे ये पक्का समझ में आ गया कि इस देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा हथियार या पवित्र ग्रंथ है तो वो संविधान है। इसके अलावा सब झूठ लिखा हुआ है, सब मन गलत लिखा हुआ है। किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो अपने भगवान को यहां बुला के बता सके कि देखो ये भगवान है। हमें समझना पड़ेगा। और ये डर के आप अगर बोलो कि भैया हम पेरियार जी की जयंती मना रहे हैं, धीरे धीरे मना ली, हो गया काम, अरे खुल के बोलो भाई उनके विचारों को। अगर उन्होंने बोला है पाखंड है, ये तो है, सच्चाई जानना पड़ेगी। और ये लोग कम लोग नहीं है यहाँ। मैं ये तो कह रहा हूं कि पहली बार मध्य प्रदेश की धरती में रूपेश जी, आशु जी ने और आप सभी लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा तो मैं धनगर समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ा ये जो कार्यक्रम किया है, अगली बार आप करोगे अगर, तो मैं कह रहा हूं कि वहां तक वो जगह है ना, वो बनेगी नहीं। आप सभी ये लाइव वीडियो है, ये सारे वीडियो छोटे छोटे सभी ग्रुपों में डालें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने लोगों से बात करें कि देखिए किस तरीके से ये उनको समझाएं, बताएं, धीरे धीरे समझ में आएगा। और खासकर 35 साल की जो आयु वाला जो है वो बहुत जल्दी आपको समझ जाएगा साथियों, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और क्योंकि अब हमारे साथी जो हैं जितने भी हैं, मैं तो इन सबसे बहुत छोटा हूं, लेकिन इतना मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप लोग सभी ओबीसी महासभा में जुड़े। यह एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये देश में पूरे के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए आप सभी को इस संगठन से जुड़ना है। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि समय हो चुका है, ज्यादा कुछ लोगों को जाना भी है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें बुलाया यहाँ और इतना सम्मान दिया। मंच पे बैठे सभी हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।